देखिए, ऐसा है। आज आप लोगों ने टॉपिक दिया था मकान कुंडली के बारे में। वास्तु ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है। वास्तु का मतलब है ऐसा स्थान जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम बसते हैं, वो वास्तु। वास्तु विज्ञान हमें शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की उन्नति के लिए, अपनी आने वाले पीढ़ियों की भलाई के लिए किस तरह के मकान में रहना चाहिए। वास्तु के बहुत सारे सूत्र आपने भी सुने होंगे। एक होता है वास्तु के थंब रूल, कि जैसे आज सभी को मालूम है, आम भाषा में हम कह देते हैं भाई, अगर पाठ पूजा का स्थान बनाना है तो आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पकड़ना होगा। तो ये सभी को मालूम। लाल किताब उससे थोड़ा दो कदम आगे बढ़ करके, लाल किताब कह रही है कि तुम्हें मकान वही मिलेगा जैसा मकान तुम्हारी कुंडली चाहती। अब पॉइंट समझ में आया आपको मैं क्या समझाना चाहता हूं? एक तरफ सूत्र है कि हमें किस तरह के मकान में रहना चाहिए, और एक सूत्र कहता है कि मकान तुम्हें वैसा ही मिलेगा जैसी तुम्हारी कुंडली है। अर्थात ये जो दूसरा सूत्र है, ये आपको चैलेंज कर रहा है कि जाओ बना लो, जितने मर्जी आप वास्तु के रूल लगा लो, घर तो वही मिलेगा जैसा आपकी कुंडली में लिखा है। इस सूत्र के साथ मैं भी बहुत लंबे समय तक जूझता रहा। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पर अनुभव कहता है ऐसा ही होता है। व्यक्ति के साथ कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी होती है कि अपनी वो दिशाओं को नहीं बदल पाता है, अपने घर के कॉर्नर्स को नहीं चेंज कर पाता है। लाल किताब ने जिस कुंडली और जिस मकान की बात कर रही है, लाल किताब वो उसके जद्दी मकान के बारे में बात करती, या आप कह सकते हो पुश्तैनी मकान, बाप दादाओं का। अब यहां पर भी ट्विस्ट आ गया कि भाई हर आदमी तो बाप दादाओं के घर में नहीं रह रहा। जो लोग अपने रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए अपना शहर छोड़ गए, अपना गांव छोड़ गए और दूसरी जगहों पर रह रहे हैं, उन्हें या तो फ्लैट में रहना पड़ रहा है, या मकान में रहना पड़ रहा है, या अपना कुछ बनाना पड़ रहा है। तो वहां पर ये कुंडली कैसे असर करती है? एक जगह तो यहां तक भी कहा गया है, मकान कुंडली बिल्कुल ऐसी ही है। अगर आप मकान कुंडली बना लेते तो मकान कुंडली से आपका भविष्य के बारे में हम पता लगाएं। पर यह रूल जब ही स्थापित होता है जब हम अपने पूर्वजों के मकान में, पुराने मकान में रहते हैं, अन्यथा बात सटीक नहीं बैठती है। तो इसके विषय में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लाल किताब की फिलॉसफी को लेके चले तो यह मकान कुंडली बहुत ज्यादा काम नहीं आ पाती है।
खास करके फलित करते समय बहुत उपयोगी साबित नहीं होती है। तो फिर प्रश्न उठता है, फिर ये उपयोगी कहां पर होगी? ये उपयोगी होती है आपके उपाय करने में। ये उपयोगी हो सकती है कुछ चीजों का ध्यान रखने में, कि आपको अपने घर पर कौन सा सामान कहां पर रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, वो भी आपकी कुंडली के अनुसार। उस मामले में ये आपको थोड़ा हेल्प करती है, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करती, थोड़ा हेल्प करती। तो चलिए फिर से वास्तु को समझे। भाई वास्तु क्या है? वास्तु में दिशाएं होती हैं और हर दिशा के पास अपनी एक पावर होती है। इन दिशाओं से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता तो हमारे समाज में आज भी कहा जाता है कि शायद दिशा भटक गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, कोई व्यक्ति यदि सही दिशा में अपनी यात्रा आरंभ करे तो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। यह है दिशा की पावर। जब भी हम वास्तु सीखते हैं तो हमें दिशाओं की शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है, और हमें जीवन में किस शक्ति की कब आवश्यकता है इस बात को भी पहचानने की आवश्यकता है। वैसे तो कुछ बातें कॉमन सेंस पर डिपेंड करती। कॉमन सेंस का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चे की कुंडली दिखाए और बच्चे की उम्र हो 13-14 साल ही, और उसे कोई कह दे कि भाई तेरे बच्चे का शुक्र ग्रह कमजोर है, और वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने का उपाय पूछने लगे, तो ये कॉमन सेंस का विषय है। अभी शुक्र की शक्ति की उसको आवश्यकता ही नहीं। 13-14 साल की उम्र के बच्चे को शुक्र की क्या आवश्यकता है? बल्कि शुक्र तो उसके लिए विघन रूप है, हेल्प नहीं करेगा। इसी प्रकार से वास्तु में भी आपको अपने घर का हर कोना ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कुंडली में हर ग्रह को ठीक करने की जरूरत नहीं है। अब हम बोल देते सारे ग्रह ठीक होने चाहिए। अरे भाई, सारे ग्रह तो रावण के भी ठीक नहीं थे, है ना? तो हम तो आम मनुष्य, सारे ग्रह कभी भी किसी के भी ठीक नहीं होते, और सारे ग्रह कभी भी किसी के भी खराब नहीं होते। ये सूत्र हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमें दो चीजों के ऊपर विशेष ध्यान देना हो। हमें क्या चाहिए, हम क्या होना चाहते हैं, ये दो चीजें। हमारी नीड क्या है, यानी हमारी आवश्यकता क्या है, और हम क्या होना चाहते हैं। जब ये दो चीज डिसाइड हो जाए तो अपना दिमाग वास्तु में लगा। वरना वास्तु में दिमाग लगाने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात। अब मैं सीधे सीधे आता हूं कि मकान कुंडली है क्या। आप सभी लोग एक कुंडली बना लें। कुंडली में 12 भाव है, 12 भाव को लिख ले, और हर भाव में मैं दिशा के बारे में लिखवाने जा रहा हूं आपको। जैसा मैंने आपको बताया होगा कि फर्स्ट हाउस, ये मकान की चार दीवारी होती है। किसी व्यक्ति की मकान की चार दीवारी कैसी होगी?
कि कुंडली का फर्स्ट हाउस ही बता देता, या आप इसको दूसरे पॉइंट से भी पकड़ लो, अगर फर्स्ट हाउस अच्छा होगा तो इसका मतलब घर भी अच्छा होगा, जबकि चौथे भाव से देखते हैं हम घर। पूर्व दिशा, ईस्ट डायरेक्शन, ये पहले भाव का विषय है, इसीलिए सूरज पहले भाव में उच्च का हो जाता है। लाल किताब के अनुसार सूरज उच्च का हो जाता है पहले भाव। तो जब भी पहला भाव दिमाग में आए तो आपको पूर्व दिशा भी दिमाग में आनी चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन, बिल्कुल जहां पर सूर्योदय होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सूर्योदय के समय जो भी बच्चा पैदा होता है उसका सूरज पहले भाव में ही होता है, और जब सूरज छिपने का समय होता है उस समय जो बच्चा पैदा होगा उसका सूरज सप्तम भाव में ही होगा, चाहे कोई लगन हो कोई राशि। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव सूरज के छिपने का स्थान है। पर आज तो लाल किताब कुंडली की बात चल रही है, वैदिक कुंडली थोड़ा डिफरेंट है वास्तु के अनुसार। तो लाल किताब कुंडली में पहला भाव में पूर्व दिशा है, और जो सेकंड हाउस है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी कि वायु कोण, ये चंद्रमा की दिशा है। पूर्व दिशा जो थी वो सूरज की थी, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो होता है ये चंद्रमा का होता है। तीसरा भाव यहां पर दक्षिण दिशा का वास है, थर्ड हाउस में दक्षिण दिशा, इसका स्वामी मंगल ग्रह होता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट का चंद्रमा होता है, तो तीसरे भाव में साउथ डायरेक्शन का स्वामी मंगल होता है। चौथे भाव में नॉर्थ ईस्ट दिशा है। अब जब हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिशा है तो इसका ये मायने समझना कि नॉर्थ ईस्ट दिशा की शक्ति चौथे भाव में समाई हुई है, और इस दिशा का स्वामी गुरु ग्रह होता है। जब गुरु चौथे भाव में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव पूर्व की दीवार को दिखाता है, ईस्ट वॉल, और छठा भाव नॉर्थ दिशा को दिखाता है, उत्तर दिशा को। अब यहां थोड़ा सा ट्विस्ट है, छठे भाव में उत्तर है, एक्चुअली में इसका स्वामी बुध है। ये भी मैं लिखवा दूंगा, अगर यह हाथ की हाथ लिखते रहो तो अच्छी बात है, कौन सी दिशा का स्वामी कौन सा ग्रह है, तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो बुध जो है ये उत्तर दिशा का स्वामी है। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट सप्तम भाव, इसे नैऋत्य कोण भी कहते हैं। इसका स्वामी जो है राहु है, इसलिए साउथ वेस्ट को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, पर इसमें भी बहुत शक्तियां समाई हुई हैं। ये बुजुर्गों की डायरेक्शन है, ये मुखिया की डायरेक्शन है, ये कमांडर की डायरेक्शन है।
तो जो भी इस कॉर्नर में रहने लग जाता है उसकी चलने लग जाती है अपने घर में। अष्टम भाव दक्षिण की दीवार, नवम भाव आपका ब्रह्म स्थान है, अष्टम भाव का स्वामी दक्षिण की दीवार नहीं, दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है। जी मंगल। क्योंकि दक्षिण दिशा तो तीसरे भाव में आएगी, जी उसका स्वामी मंगल है। जी ये देखो तीसरे और आठवें में अंतर है, तीसरे में दक्षिण दिशा है और दक्षिण की दीवार आठवें में है। 10वां पश्चिम दिशा, ये क्लास आप लोग ही करोगे आज, ध्यान रखना। मुझे बता तो दिए मकान कुंडली कराओ, अब सब भाग रहे हैं तो आप ही लोगों से पूछूंगा क्या पूछना था। जी मुझे घुमा रहे हो तो हैं। 10वां पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, और 11वां भाव वेस्ट की दीवार यानी कि पश्चिम दीवार, और 12वां भाव साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो होता है ये अग्नि कोण को कहते हैं, और अग्नि कोण का जो मालिक होता है वो शुक्र ग्रह होता है। ये आपकी मकान कुंडली की दिशाएं तैयार है। अब इसको देखना कैसे। अच्छा, किसी का कोई यहाँ तो प्रश्न नहीं है, कोई भूल गया हो, कोई लिखना ना पाया हो तो पूछ लो। पश्चिम के मालिक गुरुजी, 5th हाउस पश्चिम का क्या 10वां भाव, दिशा थी? वो स्वामी पूरब की दीवार है संजीव जी, ईस्ट कौन सा डायरेक्ट, था? पूरब की दीवार। जी जी ठीक। पंचम पूरब की दीवार है, ईस्ट वॉल। पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव। शनिदेव वो 10म भाव में है, वो पश्चिम का है ना। हाँ वो जी शनिदेव पश्चिम है। हाँ, जी आप ऐसे मत बोलिए कि 10म का स्वामी, आप बोलिए पश्चिम के स्वामी। पश्चिम दिशा के स्वामी बोला। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि आप 10म का स्वामी बोल रहे हो। जी नहीं जी नहीं। चलो चलो, कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं। गुरुजी जो लेकिन कुछ भाव के नौवा जो नौवा हैं, ब्रह्म स्थान है। अभी आ रहे हैं कृष्ण जी, अभी आ रहे हैं। इनको गुरुजी थोड़ा पूछ आठवें का लेने दो। जो है, जो साउथ वॉल है, उसका हाँ, स्वामी कौन होगा? साउथ का तो मंगल है। मंगल है, बस अच्छा, दिशा उसमें का मंगल स्वामी है। होता है, दीवार का नहीं। अच्छा अच्छा, दीवार, ठीक है, थैंक यू। गुरुजी ब्रह्म स्थान का भी स्वामी कोई होगा? गुरु। नवम नवम गुरु। ओके। अच्छा, वह अगर लाल किताब पढ़ोगे तो उसमें मरकज लिखा होगा, है ना। मरकज का मतलब वो एपी सेंटर टाइप है। सर इसमें कुछ भाव के स्वामी और दिशाओं के स्वामी मैच नहीं होते ना? कैसे? सर जैसे तीसरा भाव मंगल है। और तीसरे जो लाल किताब के हिसाब से तीसरे भाव अच्छा, का। वैसे आप बुद्ध के हिसाब से कह रहे हो, वो नहीं मैच, इसलिए का नाम ही मकान कुंडली अलग से रखा गया है इसको। ये वैदिक से भी मैच नहीं करती है, नहीं ये भी करते मैं हैं। बता दूं। हाँ, जी। जैसे वैदिक में पहला भाव पूर्व का तो है, पर सप्तम भाव में पश्चिम दिशा आ जाती है, हाँ। और 10म में दक्षिण आ जाती है। तो उसमें और इसमें अंतर है। पर वहां पर क्या है कि एक चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट में दिशा, दिशा का स्वामी, फिर उसका विरोध करने वाला, फिर उसका क्षेत्रपाल, फिर उसका प्रोटेक्टर, पूरा एक सीरीज बना रखी है। वो इस तरीके से बनाया गया है कि पूरा का पूरा वास्तु उसमें समा जाता है, जिसे दिक् चक्र बोला जाता है, दिशा चक्र बोलते हैं उसे। और उसमें उन सूत्रों को समाया हुआ है कि कौन सा ग्रह किस राशि में दिग्बली क्यों होता है, उसके रहस्य को बताया गया। जैसे कि हम कह देते हैं ना वैदिक ज्योतिष में कि मंगल 10म में दिग्बली हो गया, या लगन में गुरु दिग्बली हो गया। तो अब लगन में गुरु दिग्बली क्यों हुआ,
इसका रहस्य उसमें छिपा हुआ है। लाल किताब जो है वो किस तरीके से चलती है वो मैं थोड़ा सा बता दूं। पहले लाल किताब में ये चीज समझाई गई कि भाई जो आपकी कुंडली जो है ना बनी है, मोटा मोटी बना लो, पर बारीकी से जैसे बनाना, या तो हाथ की रेखाएं देखो और हाथ की रेखाओं से उसके लक्षण मैच करो और फिर ग्रहों को भाव में फिट करो, और जिसमें ज्यादा लक्षण हो वो आपकी रियल कुंडली है। परंतु वो उस टाइम की बात थी। आज तो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं, कैलकुलेशंस वाला पार्ट बहुत अच्छा अच्छा चला आ गया है, तो अब उसमें वो वाली दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या है कि जो पामिस्ट्री वाला पार्ट जो लिखा गया है लाल किताब में ना, उसमें जो चीजें आज के टाइम पे करने बैठते हैं तो वो चीजें बड़ी मैच करती नहीं कई बार। फिर भी लाल किताब की सिंपल फिलॉसफी है। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आजकल कोई शोधित कुंडली चल गई या कोई वशिष्ठ कुंडली चल गई या निर्यन चलित चला गया कि गुरुजी किसको मानते हो? भाई लाल किताब कहती है कि आप लक्षण को मानो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका पंचम भाव में शुक्र है, परंतु उसका लक्षण पंचम से कोई मैच नहीं करता, और लक्षण कौन से मैच करते हैं? छठे से। अब पॉइंट को समझो, सूत्र को। ये क्या चीज बनी? अब पंचम भाव में अगर शुक्र होगा तो सब जाति ऋण बनेगा। लक्षण क्या बनेगा? कि वो आदमी बार बार मिस्टेक करेगा, गलती करेगा, उसके द्वारा लिए गए फैसले गलत साबित होंगे, और कभी कभी वो गलत मोहब्बत का शिकार हो जाएगा। गलत मोहब्बत का शिकार का मतलब होता है कि सामने वाला हमसे प्यार नहीं करता पर अपन तो प्यार में लगे पड़े। ये पंचम का लक्षण बनता है। आर्ट की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ होगा। पर अगर इनमें से व्यक्ति कहता है जी इनमें से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, गलती तो मैं खाता नहीं हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? बोला प्रॉब्लम ये है कि मेरी मैरिज लाइफ से मैं बहुत दुखी हूं। मैरिज लाइफ से मैं दुखी हूं, तो ये लक्षण कहां का आएगा? छठे का आएगा। अब मकान कुंडली यहां पे क्या कह रही? आप छठा भाव जाकर के देखो तो छठा भाव उत्तर है, उत्तर दिशा है। अब उत्तर दिशा किसकी है? बुध की। और ये यहां पर बैठ गए साहब छठे में। पहली चीज तो हमने ये चीज कंफर्म करा कि भाई छठे में तो नहीं होनी थी, क्योंकि ये तो ज्योतिष का सूत्र कहता है छठे में होंगे तो गड़बड़ करेंगे, वो तो होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन ये है कि उत्तर दिशा में ध्यान दीजिए कि कोई शुक्र की चीजें तो नहीं पड़ी आपके घर में। कि मकान कुंडली काम कैसे करती है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उत्तर की दिशा में कोई शुक्र की चीजें तो नहीं पड़ी। अगर शुक्र की चीजें पड़ी हैं तो पहले तो वहां से हटाओ, नहीं तो वहां से वो असर ही कम नहीं होगा। किसको बिठा दे? तो आप देखो शुक्र मजबूत कैसे होता है। आप पुराने नियमों को याद करो कि शुक्र मजबूत कैसे होगा। अगर कुंडली में बुध मजबूत होगा तो शुक्र को बल देगा, अगर कुंडली में शनि अच्छा होगा तो शुक्र को बल देगा। ये नियम तो आपने सीखा ही था। तो छठे में बुध को बिठा दो। बुध कैसे बैठेगा? अभी हम वास्तु के हिसाब से बिठा रहे, ग्रह के हिसाब से नहीं बिठा रहे। हमने क्या काम करा? बुध क्या है? छोटे गमले वाले पौधे जिसमें छोटे छोटे फूल लगे। गेंदे का जो फूल है वो सीधा बुध का ही रूप है, ये समझो। या जितने भी छोटे गमले हैं जिनमें छोटे छोटे फूल आते हैं, या फूलों वाला गमला कह लो आप, वो सब बुध है। उसको जाकर के अगर हम उत्तर दिशा में स्थापित कर दे, तो अब हमने एक प्रकार से क्या किया?
हमने बुध को छठे भाव में ले आए। शुक्र वहां से कहीं जाएगा नहीं, बस शुक्र वही है, पर हमने वहां पर बुध को भी ले आए। शुक्र की चीजें हटा दी, बुध की चीजें लगा दी। अब एक प्रकार का नीच भंग राजयोग हो गया। पॉइंट समझिए कि शुक्र के जो गड़बड़ी थी उसको बुध ठीक कर देगा। ऐसे मकान कुंडली काम आती, सिंपल सी बात है। और क्या हो सकता है? जो घड़ा होता है, घड़ा, गोलाई लिए हुए घड़ा, छोटी कुलिया, ये सब बुध होता है। इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल हो सकते हैं कि आप अपनी कुंडली को किस तरीके से वास्तु के अनुसार सेट कर सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि जी मेरा चौथे भाव में गुरु बैठा है, लाल किताब के हिसाब से ये उच्च का है, पर लाल किताब के हिसाब से उच्च का तो है, पर लाल किताब का फल प्राप्त नहीं होगा। तो हमने तुरंत अपने घर में जाके देखना है। कहां जाकर के देखोगे कि गुरु का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में। पॉइंट समझ रहे हो? मेरे पॉइंट डॉट पकड़ पा रहे हो? हमने देखना है यार, नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी चीज तो नहीं पड़ी जो गुरु ग्रह को पसंद ना हो। नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसी सामान, ऐसी चीज तो नहीं पड़ी जो गुरु को पसंद ना हो। गुरु को क्या पसंद नहीं है? गुरु को कूड़ा कबाड़ा पसंद नहीं है, कचरा पसंद नहीं है, गंदगी पसंद नहीं है। कहीं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है? कहीं वहां हमने डस्टबिन तो नहीं रखा हुआ? अच्छा, कई लोग बड़ी गलती करते हैं, वास्तु के अंदर है ना, पीले रंग को भी बृहस्पति समझ जाते हैं, जबकि वास्तु में ये जो कलर होते हैं ये एलिमेंट से आते हैं। तो कहते हैं अरे बृहस्पति मीन्स पीला रंग, बृहस्पति को खुश कर दो, जबकि पीला रंग अर्थ एलिमेंट का होता है। और वो ईशान कोण में पीला रंग करवा देते हैं, और बृहस्पति खुश होने की जगह नाराज हो गए। रिजल्ट जो आ रहा था वो भी नहीं आ रहा। तो कलर का अगर नहीं पता हो तो किसी विद्वान से पूछ लो। आप क्या कर सकते हो? आपने ये करना है कि तुरंत उस कॉर्नर को साफ सुथरा कर दो। कोई भी भारी सामान ना हो, लोहे लंकड़ का सामान ना हो, कोई वेस्टेज ना पड़ा हो। अगर आपने वहां पर पुस्तकें रखी हैं तो उसकी नियमित रूप से साफ सफाई करो। वहां पर किसी देवी देवता को स्थापित कर दो, वहां पे पूजा करना शुरू कर दो। और कुछ भी ना हो तो एक पानी का घड़ा भर के रखो, सिंपल, और वो पानी को बदलते रहो बस। क्योंकि ये जो ईशान कोण है ये जल तत्व की दिशा है। चौथा भाव जल का होता है, फोर्थ हाउस जल का होता है। वो ध्यान रखो वहां पर कोई भी हैवी सामान ना पड़े। अगर हैवी सामान होगा तो दिक्कत होगी। इस तरीके से मकान कुंडली का आप उपयोग कर सकते हो। अब हम कहते हैं कि यार गुरु जो है ना कुंडली में, कहाँ बिठाएं गुरु को? 8वें भाव में बैठे। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये जो 8वां भाव है ये दक्षिण की दीवार है। पर लाल किताब 8वां भाव किसे मानती है? बेसमेंट को, तहखाना, छिपा हुआ अंदर। तो लाल किताब के अनुसार ये तहखाने ठीक। पहली बात तो बेसमेंट होना ही नहीं चाहिए। अगर बेसमेंट हो तो उसे भूल करके भी खाली ना छोड़ो। कई बार लोग लालच में बेसमेंट बनवा लेते हैं और फिर उसमें ढाके कूड़ा कबाड़ा डाल। ध्यान रहे बेसमेंट का कारक राहु है, बेसमेंट का कारक राहु है, और फिर उसका कोई उपयोग नहीं करते। उसमें राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा आ जाता है। इसीलिए बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं
जिन्हें बेसमेंट में बैठ के नहीं करना चाहिए। और आप लोग ज्योतिषी हो इसलिए आपको बता रहा हूं, कई ज्योतिषी बड़ी गलती कर जाते हैं। सस्ते के चक्कर में नया कार्यालय खोलते हैं और बेसमेंट में ले बैठते हैं। ज्योतिषी को कभी भी छिप करके कार्य नहीं करना चाहिए और ज्योतिषी को कभी भी बेसमेंट में कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई बृहस्पति का काम तो ज्योतिष का काम तो बृहस्पति का काम है। ये राहु का काम थोड़ी है। हम कोई स्मगलिंग का काम थोड़ी कर रहे हैं। हमें खुल करके ओपन में, जहां से सर कोई देख सकता, छिप करके नहीं करना। जिन लोगों का बृहस्पति अष्टम में होता है उन्हें कोई भी चीज, जैसे कि लॉकर, अलमारियों में खाने पड़े होते, उनको कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें चाहे छुआरे, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी रख दो, पर उसमें रख दो, खाली ना छोड़ो। नहीं तो ये बृहस्पति उनको बहुत खराब करता है। और अगर ये भरे रहेंगे अच्छी अच्छी चीजों से तो यही बृहस्पति उनको धन बहुत देता है। तो इस तरीके से मकान कुंडली आपकी काम कर, और इसमें वास्तु के बहुत सारे नियम लगते। अगर किसी व्यक्ति का केतु तीसरे भाव में हो, थर्ड हाउस में, तो उसे दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। केतु तीसरे में हो तो, क्योंकि वो दक्षिण दिशा उसको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और एक बार मकान आपने बनाना शुरू कर दिया तो कोशिश करें उस मकान को कंटिन्यूटी में बनाएं। कई लोग धन की कमी से बेचारे फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि 2 कमरा आप बना लेंगे, फिर 1 कमरा बना लेंगे, फिर रसोई बना लेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो वास्तु के नियम के अनुसार काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें पैसा इकट्ठा करना चाहिए और एक मुश्त मकान बनाना चाहिए। और अगर आपको 2 कमरे की रिक्वायरमेंट है तो 2 कमरे बना लो और बना करके फिर 2-3 साल रुक जाओ। फिर 6 महीने बाद, 9 महीने बाद ऐसे मकान मत छेड़ो। नहीं तो फिर घर में बहुत ज्यादा परेशानियां पैदा होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, वास्तु में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, ये ज्यादा डिजाइन के चक्कर में ज्यादा कोने नहीं काटने चाहिए घर के। अक्सर ये फ्लैट्स में बहुत होता है, क्योंकि वास्तु के नियम के अनुसार जो भी कोना कट जाता है वो दिशा कटी हुई मानी जाती है, और कटी हुई दिशा बहुत खराब मानी जाती है। जैसे सपोज करो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है और वो आपने वहां से डिजाइन काट दिया और वो कट गया, तो ये जो कटी हुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये बहुत गड़बड़ है। और खास करके आपके घर के बेटे के लिए तो, और वो बेटा अगर बड़ा है, पहला नंबर का बेटा है, उसको बहुत कैरियर में दिक्कत आएगी, उसको पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत आएगी। और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा कि जब तक आपका घर छोड़ करके, आपका शहर छोड़ करके कहीं और ना रहने लग जाए, और वो भी 1-2 साल बाहर ना रहे, जब तक उसके भाग्य में कुछ हिलता नहीं। तो ये कोने, कटे हुए कोने ठीक नहीं होते। अगर किसी का शनि 8वें में बैठा है, तो वैसे मैंने कोर्स में भी करवाया था, उनको सराय बनवाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के कामों में पैसा नहीं देना चाहिए, पर खुद के लिए मकान बनाए तो भी कुंडली दिखा लेनी चाहिए। और जल्दी उम्र में मकान बनाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप से पैसा मिल जाता है और आदमी जल्दबाजी में मकान बनाने के चक्कर में पड़ जाता है, दिखावे के चक्कर के अंदर,
वो कार्य भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और कमरों का जब आप लोग डिजाइन तैयार करते हो तो कुछ लोग होना तो चाहिए चौकोर कमरे, कुछ षटकोणीय बना देते हैं, कुछ अष्टकोणीय बना देते हैं। घर का डिजाइन बड़ी कोठियों में होता है अक्सर, चारों तरफ गार्डन है, मैंने ये देखा है इसलिए मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 8 कॉर्नर का बना देते हैं। ये बड़ी गंभीर बीमारियों का कारक होता है, लंबी बीमारियां दे जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे उन्हें छोड़ के चले जाते हैं दूर, और बुजुर्ग अपने घर में रह जाते हैं। और लास्ट में वो बुजुर्ग सिर्फ एक ही कोशिश करते रहते हैं कि मकान बिक जाए, और मकान बिक के नहीं देता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो इस चीजों से भी बचना चाहिए। घर में कोशिश ये करनी चाहिए हवा का और रोशनी का। हवा और रोशनी ये चीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी मात्रा में घर में आनी चाहिए। कुंडली का जो 5वां भाव है ये हवा और रोशनी का ही भाव है, ये समझ लो। हवा और रोशनी, अगर जहां पर इस चीज का इम्बैलेंस होगा तो समझ लेना पंचम भाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों के यहाँ पर पूर्व दिशा में सूरज दिखता ही नहीं है, पूरी की पूरी दीवार लगी हुई है। अब हम देखेंगे पूर्व की दीवार में कौन आता है, पंचम भाव। वहां से तो रोशनी आ ही नहीं रही, पंचम भाव ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये कितना डिस्टर्ब होगा ये उस परिवार की कुंडलियां देखने से पता चलेगा, समझ में आएगा कि कितना होगा कितना नहीं होगा। पर हाँ, बच्चे कहना मानना जरूर छोड़ देंगे, बच्चे बात को नहीं सुनेंगे। बच्चे पढ़ाई भी पढ़ते होंगे, अच्छा कैरियर भी बना लेंगे, पर आपकी नहीं सुनेंगे। क्योंकि आप जिस घर में रहते हो उसमें हवा और रोशनी का बैलेंस नहीं है। ये एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं ज्योतिष में, वास्तु में, जो हम लगा सकते। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे पूछें। मैं तो जो एग्जाम्पल देना चाह रहा था मैंने दिए। कोई पॉइंट आपको, क्योंकि आप प्रश्न पूछेंगे तो मुझे कुछ चीजें याद आ जाएंगी। गुरुजी, हाँ जी। इ- ईशान कोण में यदि घड़े की जगह ये कांच का गोल बर्तन पॉट ना मतलब पानी भर के रख सकते हैं? ना, नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कांच का अच्छा बर्तन बिल्कुल नहीं। जी कांच का बर्तन, प्लास्टिक का शनि- बर्तन, लोहे का बर्तन बिल्कुल नहीं। जी मिट्टी का शनि के बर्तन कारण। रखो, बहुत बढ़िया। जी जी जी। और दक्षिण दिशा किसके लिए अच्छी रहती गुरुजी? लड़ने के लिए। मतलब दक्षिण दिशा का मैं मतलब बताता हूँ। मकान। नहीं, देखो, हमारी प्रसिद्धि कितनी होगी, जी हमारा रुतबा कितना होगा, जी ये दक्षिण दिशा हमारी घर में जितनी मजबूत होगी उतना व्यक्ति का नेम फेम होगा। जिनके घरों में दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम होती है या दक्षिण दिशा कमजोर होती है तो उनके नेम फेम में भी कमी आ जाती है। उनके घर में चोरी होने का खतरा बहुत बन जाता है। अच्छा, चोरी से बात याद आ गई। हनुमान जी लंका में कैसे एंट्री लिए थे, जी। कहाँ से एंट्री लिए थे? दक्षिण दिशा। दक्षिण से। घर तो से। तो उन्होंने पहले दक्षिण को तोड़ा, ऐसे नहीं गए एंट्री। वो एक ऋषि थे जिन्होंने दूर बैठ के लंका का नक्शा बनाया था, और रेत पे से ही वो दक्षिण की दीवार थोड़ी सी टांग मार करके तोड़ दी थी। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो कॉर्नर जो था वो दोबारा जुड़ा नहीं। तो हनुमान जी को बताया गया था कि वो ही पूरी लंका में एक ऐसा स्थान है कि अगर वहां से घुस गए, क्योंकि इस समय लंका में अगर आपको प्रवेश करना है
तो सबसे कमजोर कॉर्नर वही है। अगर तुम उससे कामयाब हो गए तो कामयाब हो जाओगे, नहीं किसी भी दिशा से चले जाओ तुम्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये एक वास्तु का भी बड़ा गहरा सूत्र है। जिनके दक्षिण कमजोर हो जाते हैं उनके घर में चोरी होने का खतरा भी रहता है, एंट्री हो जाती है किसी न किसी की। तो अब पता चल गया आपको ममता जी कि ये नेम फेम की दिशा है। जी तो जी आप बढ़िया सी अपनी एक बढ़िया फोटो बनवाइए लाल जी रंग के फ्रेम में, और वहां हाँ, पे लगाइए बढ़िया सी मुस्कुराते हुए दक्षिण दिशा में। जी हाँ, और अगर ये ना हो सके जी तो अगर आपको रेड कलर का हाथी, रेड एलिफेंट जी मिल जाए, कि जी पेंटिंग मिल जाए, जी 2 हाथियों की या 1 हाथी की भी मिल जाए, जी उसको भी आप दक्षिण पे लगा सकते हैं। जी ठीक है, तो बड़ा जी अच्छा रहे, जी धन्यवाद कंट्रोल गुरु पे रहेगी दिशा। जी। सर, आपके एक्सपीरियंस से ये जो वास्तु के उपयोग हैं और उपाय हैं, इनकी इफेक्टिवनेस कितनी है सर? बहुत कम है विशाल, बहुत कम है। पर ये सारे वास्तु वाले फिर मुझे पीटेंगे मुझे आकर के वो गुरु जी कहेंगे इसे कुछ आता नहीं मेरा भी यही एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा, कंफर्म किया कि मुझे भी इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा नहीं दिखी। विशाल जी क्या होता है कि एक टीचर को एक स्टूडेंट से क्लास के बीच में तो स्पष्ट बात करनी चाहिए, मेरा अपना ऐसा मानना है। पिरामिड्स के भी बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आते हैं, और प्लास्टिक के पिरामिड के तो हमें कभी पता चले ही नहीं। खैर खैर मैंने प्रैक्टिस भी कम की, मैं ये भी मानता हूँ, ये भी दोनों बात है। पर हाँ, ये इन चीजों का इफेक्ट थोड़े स्तर पर पड़ता है, अमूलचूल परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही आज क्लास के में कहा कि भाई आप ये मकान कुंडली कर तो रहे हो, पर ये बहुत उपयोगी नहीं हो पाएगी। इसका उपयोग थोड़ा बहुत रेमेडी करते समय आप कर लें तो कर लें, प्रिकॉशंस के टाइम में करना चाहें तो कर सकते हैं। गुरु जी कोई हाँ, मकान मैं की मृत्यु का वास्तु में विशाल जी किसको मानता हूँ इफेक्टिवनेस, वो मैं मानता हूँ स्ट्रक्चर को। अगर आपके स्ट्रक्चरल पार्ट में कमी आ गई तो रियल में वास्तु दोष जो पैदा होता है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है। जैसे ये सूत्र है दक्षिण का, आप कोई और दिशा को मजबूत बना लीजिए, दक्षिण को कमजोर कर लीजिए, समस्या बहुत रहेगी। और दक्षिण को मजबूत बना लीजिए, बाकियों को कमजोर कर लीजिए, आप बहुत मजबूत रहेंगे। एक आप में ना सुरक्षा की भावना आती है जब भी दक्षिण मजबूत होता है। ये कोई भी घर ऐसा देखेगा, जिस भी व्यक्ति का दक्षिण मजबूत होगा, या आप प्रैक्टिकल करके देखेगा, जो लोग जिनके दक्षिण दिशाएं ऊंची होंगी या मजबूत होंगी या बहुत कवर्ड होगा एरिया दक्षिण का, वो लोग अपने आप को अपने घर में बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है हम घर में आ गए ना, बस अब हमें कोई नहीं मार सकता, यहाँ कोई कुछ कह नहीं सकता। और जिनके दक्षिण कमजोर होंगे उनको रातों को भी बार बार नींद खुल जाती है और उनको लगता है कोई चोर तो नहीं घुस गया, कहीं चोरी तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, मतलब उनमें असुरक्षा की भावना रहती। तो ये इफेक्ट्स तो हम महसूस करते हैं जो हैं। पर हाँ, ये जो पेंटिंग्स है दिया और ये इधर कर लो उधर कर लो, पिरामिड लगा दो वो लगा दो, उसका मुझे थोड़ा अनुभव कम है। मैं यही कहूंगा कि मुझे भी इतना ज्यादा नहीं एक्सपीरियंस है कि इस मैटर में कोई बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। मतलब गुरु ग्रह जी की चीजों को इधर से उधर बदल के डायरेक्शन के हिसाब से रख देना, भाव के हिसाब वो से। वो थोड़ा इफेक्टिव होती हैं विशाल जी, वो इफेक्टिव अच्छा। होती है, वो इफेक्टिव होती है, उससे एनर्जी जरूर बदलती है, ये मैंने महसूस किया है। और एक बार जो है आ, हमने भी जो है अपना बेड ही चेंज करने के मूड में आ गए कि भाई बेड को चेंज करके देखते हैं बदल करके। मुझे अगले 7 दिन तक नींद नहीं आई ढंग से, और मैं अगले दिन मैंने कहा भाई ये वापस वैसे ही करो जैसे इतने सालों से था, इतने सालों से हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। और फिर अगले दिन फिर बढ़िया नींद आ गई। तो ये तो है, चेंज चेंज करने में एनर्जी चेंज तो होती है, घर की चीजें चेंज होती हैं।
जैसे अगर आपका बच्चा पढ़ाई करता है, उसका पढ़ने वाला जो कमरा है उसमें रखी हुई चीजों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किन लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता? एक मिडिल एज के लोगों पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता इन चीजों का, पर जो नौजवान बच्चे, जो उभरते हुए बच्चे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क। बिल्कुल युवा बच्चे, उन पर पेंटिंग्स का, रंग रोगन का, इन सब चीजों का असर पड़ता है। एक उम्र पर आने पर फिर वो कम पड़ता है, बस ये चीजें। पर मेरा ये मानना, चित्त के ऊपर पेंटिंग्स का तो असर पड़ता ही पड़ता है, मैं मानता हूं ऐसा। क्योंकि अच्छी अच्छी पिक्चर दिखाई देगी तो मन खुश रहेगा, है वो बेकार फोटो रख दोगे तो मन उद्गिन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मार काट वाले सीन लगा दोगे तो वही मूड खराब हो जाएगा। सर इसी तरह से आपने उपायों में भी जैसे कुछ बताए थे कि जैसे ये तिलक लगाने वाला उपाय जो है मतलब हल्दी का या केसर का, ये बहुत समय के बाद जाके असर देता है। बहुत तो समय के तो बहुत समय ओवरऑल के बाद। एक्चुअली में विशाल जी, ये बस उसी तरीके का प्रोग्राम है जिसमें जैसे छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाने के लिए कोई ना कोई टॉफी चॉकलेट रखी जाती है ना, तो ये सुधारने के लिए है कि कोई भाई उपाय कर लो। सीधा बंदा कहता है मैं उपाय नहीं कर, तो बोला भाई क्या कर सकता है, तो तिलक तो लगा लेगा। कहते हैं ठीक है, दूसरा लगा देगा तो मैं लगवा लूंगा। तो कौन दूसरा लगाएगा? माँ बाप तैयार हो जाते हैं बेचारे, माँ कहती है अच्छा 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 मैं ही लगा दूं। ये नहीं करता ना सही। तो जब वो रोज लगाने लग जाती है ना तिलक, तो उससे एक माँ बेटे का या घर परिवार का एक संबंध बनता है। एक्चुअली में वो जो जब तिलक लगवाना स्वीकार करता है तो एक्चुअली में धीरे 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 वो उसकी हर बात को भी स्वीकार करने लगता है। जब वो उसके बिल्कुल फेवर में आ जाता है कि हाँ तुम जैसा कहोगे मैं कर लूंगा, तो फिर वो उपाय भी कर लेता है, फिर बड़े उपाय काम आते हैं। पर कोई भी व्यक्ति अगर तिलक भी लगातार कई साल तक लगाता है तो भी इफेक्टिव चीजें होती हैं, पर हाँ 2-4 महीने में फर्क ये सर तो पक्का। कौन से वाले उपाय हैं जो सबसे तेज इफेक्ट देते हैं? विशाल जी, सबसे तेज और फास्ट जो उपाय काम करता है वो जल प्रवाह करने वाला और चीजों को शमशान में रखने वाला, शमशान भूमि के जो उपाय होते हैं, ये दो चीज बहुत इफेक्टिव होती हैं, पर इनको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। जी गुंजन जी। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर, जैसे आपने ये बताया ना कि सर पहले तो मैं एक फीडबैक देना चाहती हूँ। ये जो उपाय है चीजों को मूव करना इधर से उधर, ये मुझे तो लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब बहुत अरे ज्यादा। अगर कोई चीज मेजरली रॉन्ग कहीं रखी है, सपोज आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ भारी रख दिया और आपने वहां से उसको हटाया, तो ये इससे चीजें बहुत काम फर्क कर। पड़ता है और इमीडिएटली पड़ता है। हाँ, ये तो तो मैं अभी विशाल जी से यही तो कह रहा था मैं। ये हम्म। वाले इफेक्ट, अभी तो बात हो रही थी कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है, उसके कमरे में क्या चीजें रखी हैं, ये बहुत इफेक्ट करता है। हाँ जी। जैसे कि हाँ। मेरे पास एक एक्वेरियम था, वो पहले मैंने गलत डायरेक्शन में रखा, फिर उसको राइट डायरेक्शन में जैसे ही किया तो इमीडिएटली बहुत फ़र्क पड़ गया। हम्म। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया ना साउथ वॉल मार्स, हम्म। मार्स नहीं, साउथ वॉल में फ़ोटो लगानी है। तो हम्म। ये यहाँ पे हमें अपनी फ़ोटो लगानी होती है या एंसेस्टर्स की लगानी होती है? पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है कि वेस्ट वॉल और ईस्ट वॉल कि वास्तु कैसे चेक करें? मतलब कलर लगाएं वहां पे या वहां पे वॉल पे कुछ हैंग करना है, उसका क्या करना है, ये पूछना एक था। एक एक करके लेते हैं क्वेश्चन आपका। हम्म। सबसे पहले की फोटो किसकी लगाए? फोटो आप अपनी खुद की भी लगा सकते हैं और हम अपने पूर्वजों की भी लगा सकते हैं। ये जो दिशा है ये शक्ति की दिशा है, ताकत की दिशा है, रुतबे की दिशा है। रुतबा दो प्रकार का होता है, एक शक्ति का होता है और एक पद का रुतबा होता है। जो पद का रुतबा आता है वो सूरज से आता है, यानी कि पूर्व दिशा से आता है। और पूर्व दिशा में भी एक दिशा का पद होता है जिसे इंद्र बोलते हैं, उधर से आता है। पर दक्षिण से धन और पद नहीं आता, ताकत की वो आती है।
वैसा रुतबा आता कि हम शक्तिशाली, हम पावरफुल हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। अगर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, मुकाबला हो जाए, तो उसको हरा देंगे, वो वाला रुतबा। नेम फेम, नेम फेम भी कैसा कि यार इस आदमी से लड़ना ठीक, इससे दोस्ती कर लो या चुपचाप साइड में निकल जाओ, तरह का नेम फेम। जैसे कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर फील्ड में कोई कंपटीशन करने लगे आपसे, और आपकी अगर दक्षिण मजबूत है तो वो आपसे कंपटीशन कर ही नहीं पाएगा, और थोड़े समय बाद उसे एहसास हो जाएगा कि मुझे आपसे कंपटीशन करना ही नहीं चाहिए। तो इसके काम आती है दक्षिण दिशा। तो इसमें यहाँ पर हम अपने पूर्वजों की दिशा भी मानी जाती है। पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहें तो भी लगा सकते, अन्यथा ये दिशा पूर्वजों की, तस्वीर नहीं भी लगाते तो दिशा पूरी की पूरी डायरेक्शन, एक तरह से ये पितरों की दिशा है। इसीलिए वो जो भी पितृ कार्य किया जाता है, श्राद्ध कर्म किया जाता है, पितृ तर्पण या पिंडदान किया जाता है, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके किया जाता है, क्योंकि वो पितरों की दिशा है। एक तरह से इस दिशा का जो स्वामी मंगल है, उसका स्वामी यमराज है दक्षिण दिशा का। जैसे ग्रह, दक्षिण का ग्रह मंगल है, पर दक्षिण का स्वामी जो है वो यमराज है, इसलिए इसे मृत्यु की दिशा भी बोलते हैं। इसलिए कहते हैं मरने के बाद व्यक्ति पितृलोक को जाता है। इसीलिए कुछ लोग की ये भी मान्यता है कि दक्षिण को बंद करके रखो भाई, इधर से हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इधर से जाएंगे तो सीधा पितरों की तरफ आगमन हो जाएगा, तो हमें अभी मरना नहीं। अपने आयुष्य को ठीक करने के लिए भी लोग इस बात का भी वहम करते हैं। इसलिए भारत देश में दक्षिण दिशा को शुभ नहीं माना। अक्सर आप पुस्तकों में लिखते होंगे भी दक्षिण दिशा शुभ नहीं है। अब पता चला क्यों नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु की दिशा भी है, वो यमराज की दिशा, यम की दिशा है बेसिकली। और जो भाई यमराज से भी ना डरे, उससे लड़े कौन? जो यम से भी ना डरे, उससे लड़े कौन? तो जिसने अपनी फोटो ही चिपका दी यम दक्षिण में, उससे लड़ेगा अच्छा। कौन? भाई आप उसी को डरा सकते हो ना जो डरता है। जिसके दिमाग में डर नहीं है उसको कौन डरा सकता है? ठीक है ना? जी गुरुजी, कोई मकान किसी की मृत्यु का कारण भी बन सकता है क्या? जैसे नए मकान, मेरा इस पे मतभेद है थोड़ा। मेरा जैसे ये नए मानना है मृत्यु कोई छोटे मोटे कारण से नहीं होती कभी भी। नहीं, नया मकान बनाया और उसमें चाहे शिफ्ट कोई किया। भी हो ममता जी, कोई भी हो, बहाना जरूर बन जाता है। देखो बदनामी कई बार है ना, मकान पे लांछन आ जाता है बेचारे पे। असलियत यह है कि 11 महीने तक तो कोई वास्तु काम ही नहीं करता। कोई व्यक्ति गया, घर में प्रवेश किया, 11 महीने तक तो चाहे उसमें कोई भी दोष हो, कोई काम ही नहीं करता। पर होता यह है कि किसी के बेचारे यहाँ पर घर में 3 महीने में मृत्यु हो जाती है, किसी की 6 महीने में हो जाती है, किसी की 9 महीने में हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, अरे यार मकान में आए थे, नए मकान में 6 महीने में यार हमारे तो बेटे के साथ ये हो गया या फला के साथ ऐसा हो गया, वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। और भागे भी क्यों ना, मन खट्टा हो जाता है। देखो साहब, मन नहीं करता, ये मैं मानता हूं, ये मानसिक बड़ी परेशानी हो जाती है, उसका भाव बदल जाता है, ये मैं मानता हूं। पर मेरा मानना है मकान उसके पीछे जिम्मेवार नहीं है ना, उस व्यक्ति की खुद की दशा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब फला लड़की से शादी कर लेंगे तो क्या मेरी डेथ हो सकती है क्या, या हमारे भाई की डेथ हो गई है और उसकी शादी को हुए 10 महीने हुए थे, 12 महीने हुए थे, क्या उस लड़की की कुंडली में ऐसा योग था कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई? डॉट्स कनेक्ट होते हैं, पर मैं मानता हूं कि उसकी वजह से मृत्यु किसी की वजह से नहीं होती, खुद की वजह से ही होती है।
कोई ना कोई तो कारण बनता ही। रावण की मृत्यु का कारण भगवान निमित्त मात्र राम को बनना पड़ा ना, जी तो किसी ना किसी को तो निमित्त मात्र बनना ही पड़ता है, वो एक अलग चीज है। जी। धन्यवाद गुरुजी। सर वो वेस्ट वॉल और ईस्ट वॉल का भी बता देते हैं। हाँ, क्या था बताइए। सर वेस्ट वॉल को कैसे देखेंगे, कैसे ठीक करेंगे? कोई कलर होता है क्या उसमें, कुछ लगाना होता है? और ईस्ट वॉल भी। हाँ, देखिए ईस्ट दीवार का तो सीधा सीधा है, ये एयर की डायरेक्शन है। यहाँ पर जितना हरा रंग होगा उतना बढ़िया होगा, ग्रीनरी होगी उतना बढ़िया होगा, लस ग्रीन है, जंगल वाला ग्रीन। अगर किसी को भी पूर्व दिशा को शुभ करना है तो कर सकते हैं ग्रीन कलर का पेंट करके, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक पश्चिम दीवार की बात है, पश्चिम दीवार का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई ये शनि की दिशा तो काला रंग कर दें या नीला कर दें, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पश्चिम दिशा के लिए वाइट, क्रीम वाइट, ऑफ वाइट, ये कलर बेटर रहते हैं। वेज कलर, ये कलर अच्छे रहते हैं। दूसरा, पूर्व दिशा में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पूर्व दिशा से रोशनी आ रही है तो बहुत ही बढ़िया, वो अपने आप ही अच्छी हो जाती है, फिर तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और ना हो तो फिर उसको उस दिशा में सूर्य यंत्र की स्थापना करके सूर्य मंत्रों का पाठ करना।